नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं MPSE 006 यानी कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी। ठीक है, शांति और मतभेदों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं शांति और मतभेदों के अध्ययन की, तो पढ़ेंगे डिटेल में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसा कि हर वीडियो से पहले आपको बताता हूं मैं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इस पूरे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स, ठीक है, 20 या 25 क्वेश्चंस के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बना रखे हैं, जिन क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस का एक पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाओ और फटाफट डाउनलोड कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उसको समझने के लिए डिटेल में हमारे साथ लेक्चर में बने रहो। अगले 1 घंटे के अंदर आप इस काबिल हो जाओगे, इस लायक हो जाओगे कि एग्जाम देने के लिए आपको सब कुछ नॉलेज रहेगा ठीक ठाक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, MPSE पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो कि बुक का नाम है। जब हम बात करते हैं पीस की, पीस मतलब शांति, शांति का मतलब जब हम सुनते हैं तो शांति से कौन से मनुष्य का चेहरा ध्यान में आता है, मतलब ठीक है, सोच के देखो, पीस शांति की बात कौन करते हुए, महात्मा गांधी। ठीक है, एक व्यक्ति जो है बड़ा ही मतलब सिंबल है ये पीस के। तो महात्मा गांधी जो है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि महात्मा गांधी के व्यू क्या है, यानी कि सवाल आ गया एग्जाम में, गांधी जी व्यू ऑन पीस, शांति के ऊपर महात्मा गांधी जी के व्यू क्या है। तो भाई महात्मा गांधी व्यू क्या है, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि शांति क्या है, कोई ये नहीं है कि कोई चीज है या कोई वस्तु है। शांति क्या है, शांति एक जीवन शैली है, एक जीने का तरीका है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई व्यक्ति एक डिग्निटीफुल लाइफ जी सकता है, सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है, खुशहाल जीवन जी सकता है, मनुष्य की तरह जी सकता है। ठीक है, आप स्वयं सोच के देखो कि आप जहां रहते हो वहां हमेशा लड़ाई झगड़ा किचकिच चलता रहता है, उस स्थान पर जाने का मन ही नहीं करता, आमतौर पे ऐसा होता है ना। तो समाज में शांति का होना बड़ा आवश्यक है सौहार्द के लिए, मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं शांति किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि एक इंसान ने सोच लिया शांति होनी चाहिए भाई, तो उसके होने सोचने सब कुछ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। शांति जो है एक सामूहिक रूप से की गई प्रक्रिया का परिणाम होता है। जब एक कलेक्टिव जो प्रोसेस, हम लोग कलेक्टिव एफर्ट जो लगाते हैं, उसका रिजल्ट होता है पीस। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या क्या व्यू बताते हैं अपने, कौन कौन से पॉइंट्स बताते हैं कि हाँ भाई ये काम तो करना बहुत जरूरी होता है शांति के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का क्षेत्रफल बिल्कुल शांत रहे, शांति से कार्य हो, तो क्या क्या कार्य बहुत जरूरी होते हैं। देखिए, महात्मा गांधी पहली जो बात बोलते हैं वो है अहिंसा, वायलेंस, नॉन वायलेंस का होना बहुत जरूरी है, महात्मा गांधी जी कहते हैं। दूसरी जिस चीज की वो बात करते हैं वो कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह, इंग्लिश हिंदी दोनों सत्याग्रह ही लिखेंगे। ठीक है, सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तीसरा वो कहते हैं आंतरिक शांति, आंतरिक शांति, इंटरनल पीस, इंटरनल पीस। ठीक है, इंटरनल पीस कहते हैं। ठीक, चौथा जो है वो होता है समानता और न्याय, समानता और न्याय, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो इक्वेलिटी एंड जस्टिस ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। के बाद वो कहते हैं कि संघर्ष का समाधान, संघर्ष समाधान। ठीक है, तो अब देखो महात्मा गांधी कहते हैं जब तक ये सारी प्रॉपर्टीज एक व्यक्ति के अंदर नहीं होगी तब तक क्या हो सकता है, शांति की स्थापना नहीं हो सकती। व्यक्ति यदि अहिंसा में बिलीव नहीं करता, व्यक्ति यदि सत्य को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखता,
व्यक्ति अंदर से शांत नहीं है, मन से शांत नहीं है, मन में उसके घृणा भरी हुई है, नफरत भरी हुई है, हिंसा भरी हुई है, तब तक वो क्या हो सकता है, उस स्थान का जो माहौल है वो कभी शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। तो महात्मा गांधी जी के व्यू हैं एक इसके बारे में, शांति के बारे में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में जो चीज बनती है अगली, आपसे पूछा जा सकता है कि अगला क्वेश्चन ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में आप विचार दीजिए। ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि मानव सुरक्षा, मानव सुरक्षा। तो मानव सुरक्षा के बारे में भाई क्या कहना है आपका, ये बताना है अपने को। तो मानव सुरक्षा जो है, जब हम बात करते हैं मानव की सुरक्षा की, तो मानव के जीवन में सुरक्षा जो है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पहली सुरक्षा क्या होता है, आप स्वयं देखो, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल भी सोचो आप अपने जीवन में कौन कौन सी सुरक्षा चाहते हो। सबसे पहले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो होती है शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी, बॉडी सिक्योरिटी। ठीक है, कि भाई मैं जहां रहता हूँ ऐसा ना हो क्रिमिनल घूम रहे हैं वहां, कब गोली मार दें कुछ अगर पता ही नहीं है। ठीक है, कहीं मैं रह रहा हूं तो भाई ऐसा ना हो यहाँ रोज आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है शारीरिक सुरक्षा। ठीक है, अब जब शारीरिक सुरक्षा लेट सपोज हो भी गई उसके पास, तो दूसरी सुरक्षा वो कौन सी मांगेगा, दूसरी सुरक्षा वो कह देगा भाई साहब स्वास्थ्य सुरक्षा। क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा। हम अपने आसपास एक अच्छा क्या कह जाते हैं कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। गांव में किसी का एक्सीडेंट हो गया अचानक से, सर से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पा रहा है, हॉस्पिटल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो व्यक्ति तो खत्म हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो स्वास्थ्य की सुरक्षा मतलब वहां ठीक नहीं है। ठीक, तीसरी जो चीज वहां पर आएगी वो आ जाती है हमारी आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य क्या है, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी का मतलब हमारी मतलब जैसे बेरोजगारी एक इशू है वो इसी से रिलेटेड है। आप बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत कुछ कर लिया, करने को नौकरी नहीं है। ठीक है, करने को नौकरी नहीं है, मान लीजिए अगर वो हमारी योग्यता की वजह से नहीं है, मतलब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ लेट सपोज कि मैं कुछ काम कर सकूं, तो समझ में आता है कि हाँ भाई नौकरी नहीं है व्यक्ति के पास। लेकिन यदि व्यक्ति योग्य है फिर भी उसके कार्य के लिए कोई मतलब चीजें उपलब्ध नहीं है, कहाँ पर वो काम करे, तो ये चिंता का विषय होता है। तो हर व्यक्ति चाहता है जीवन में क्या हो, मेरे पास एक आर्थिक सुरक्षा हो। ठीक है, उसके अलावा चौथी जो सुरक्षा की जरूरत जिसके बारे में पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, व्यक्ति जो है वो चाहता है कि भाई रोटी कपड़ा और मकान, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं होती है। भाई व्यक्ति है तो उसकी पहली इच्छा होती है मैं या मेरा परिवार रात में खाने को मिल जाए उनको, बस पहला भोजन ही क्या होता है, उनकी भोजन को सुरक्षा मानते हैं। वो भोजन की सुरक्षा यदि हर व्यक्ति की है तो समझ लो बेसिक नीड तो पूरी हो ही रही है उसकी। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा आ जाती है। ठीक है, हम अपने आसपास का पर्यावरण जो है हम नहीं चाहते कि गंदगी रहे। ठीक है, ये पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं। उसके बाद हम अपने समाज की सुरक्षा चाहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा है ना, ह्यूमन सिक्योरिटी में आता है भाई हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, हम किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर हमारे समाज के लोग बहुत कम रहते हैं, तो हमारे को लेके अत्याचार हो रहा है, वहां पर बहुसंख्यकवाद हो जाता है कहीं पर। ठीक है, जैसे कई बार होता है कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहने गए, यूपी बिहार के लोग हैं अपने, कई बार उनके साथ मुंबई में कुछ हो जाता है। ठीक है, कि बाहर से आ गए हैं ऐसा है, तो उनके ऊपर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। तो ये सब इश्यू जो है ये आ जाते हैं कई बार। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समाज सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। हम लोग समाज में सुरक्षा चाहते हैं सरकार से। इसके अलावा अगर बात करें तो हम राजनीतिक सुरक्षा चाहते हैं अपने लिए। राजनीतिक सुरक्षा किसे कहते हैं, कि हम जब चाहे तब इलेक्शन लड़ सके, है ना, जब चाहे तब नहीं लड़ सके, मतलब जिसका मन करे वो इलेक्शन लड़ सके, वोट दे सके निष्पक्ष भाव से, जिसको मन चाहे बिना किसी डर या दबाव के अपने खुद के विवेक से हम क्या कर सके, वोट डाल सके। तो ये जो है ये सारी सुरक्षाओं की आवश्यकता पड़ती है एक व्यक्ति को। ठीक है, तो ये सारे सुरक्षा के हैं, मैंने लिखे यहाँ 4-5 पॉइंट है, मैंने आपको कहा नीचे पीडीएफ दिया हुआ है, आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लो, तो आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ मिल जाए कैसा आपको एग्जाम में लिखना है।
ठीक है। अगर आप वर्ड टू वर्ड लिख पाते हो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, ठीक है। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में अपनी राय भी बता देना, क्योंकि जैसे जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, हम उनके अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, बाद में आपको एमए के बाद आप यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करोगे, उसकी तैयारी भी आपको कराएंगे इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। नोट्स वगैरह हमेशा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप जुड़े रहोगे तो इसमें आपका काफी फायदा है। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। आगे देखते हैं, शांति आंदोलनों के बारे में नहीं है। एक शांति की अध्ययन एक होती है, एक विषय बताता हूं आपको, एक विषय होता है जिसे हम कहते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण। शांति के लिए राजनैतिक अर्थ व्यवस्था का दृष्टिकोण। ठीक है, शांति के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण क्या कहता है ये दृष्टिकोण, ठीक है। तो पहली बात तो जो आर्थिक दृष्टिकोण है, तो शांति के लिए अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं ना, कुछ लोग सामाजिक शांति की बात करते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार की शांति, तो अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, क्योंकि शांति की सबसे ज्यादा आवश्यकता अर्थव्यवस्था को ही होती है, ठीक। आप देखोगे कि भाई जैसे गूगल का ऑफिस है अमेरिका में है, ठीक है, दिल्ली के गुड़गांव में है ना, दिल्ली का गुड़गांव नहीं, हरियाणा गुड़गांव में है, लेकिन दिल्ली के पास पड़ जाता है। तो ऐसी जगहों पे ही क्यों होते हैं सेंटर्स, ठीक है। इराक में क्यों नहीं बना रखा, अफगानिस्तान में गूगल का ऑफिस क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, शांति नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का तो शांति से बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है। तो जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो क्या कहता है शांति के बारे में, ये अपने को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो हम समझेंगे कई सारे बिंदुओं में। सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि हमें कुछ प्रकार के हिंसा और संघर्ष को रोकना चाहिए। तो शांति के जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था वाले हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चरल जो स्ट्रगल है से रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा उसे, ठीक है। स्टॉप द स्ट्रक्चरल स्ट्रगल क्या मतलब होता है, संरचनात्मक, इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो कई बार संरचनाएं इस प्रकार से बनी होती है कि वहां पे संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। इसमें सरकार भी आती है, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, जो इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं एक्चुअली में। अब किसी देश में कानून वगैरह इतने सख्त बना दिए जाए कि भाई वहां पे आर्थिक गतिविधि चली ना, भाई इतना तो टैक्स लग जाएगा जी, हमारे यहाँ इतने तो भयंकर से लेबर लॉ हैं, आपको लेबर को राइट्स देने ही पड़ेंगे। तो ये अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आर्थिक प्रणाली के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम, मेजर कंसर्न आ जाता है, ठीक है। दूसरा आता है उन्होंने कहा संसाधनों की कमी, लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्स। तो कहते हैं भाई लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्स जो है ये नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है फिर शांति बाधित हो जाती है। यदि कोई संसाधन है उसके ऊपर समाज में सबका अधिकार नहीं हो रखा, कुछ विशेष लोगों का यदि अधिकार हो जाएगा, तो क्या होता है समाज में असंतोष फैल जाता है। लोगों को लगता है अच्छा वो तो ले रहा है, हमारे लिए बड़े नियम बना रखे हैं, ठीक है, ये चीज उसके लिए अवेलेबल, हमारे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं। तो अगर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स लगाया जाएगा कि रिसोर्स किसी के लिए तो खोल दिए गए लेकिन किसी के लिए नहीं खोले गए, तो इससे क्या हो सकता है, शांति बाधित हो सकती है, ठीक। और इसके अलावा पॉलिटिकल जो समझौते होते हैं, आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल एग्रीमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्रीमेंट क्या होता है भाई, ये अपने को पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल एग्रीमेंट भी क्या है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था में शांति स्थापित करने का एक तरीका है कि पॉलिटिक्स के लोगों से आप देखोगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, वो पॉलिटिक्स वाले लोगों से बड़ी अच्छी दोस्ती करके रखते हैं, ठीक है।
क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इनसे नहीं बना के रखा गया तो शांति व्यवस्था कभी भी भंग हो सकती है। ठीक, तो बहुत जरूरी होता है पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाना। ठीक, तो ये सब जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन सबको खत्म कौन करेगा? जितने भी ये तुम्हारे पॉलिटिकल ये प्रॉब्लम्स आई हैं, इन सबको खत्म करने के लिए अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आ जाता है? स्टेट का। किसका रोल आ जाता है यहाँ पर? स्टेट का। स्ट्रगल मैनेजमेंट में क्या है, स्टेट का रोल क्या हो जाता है? तो भाई स्टेट का रोल क्या हो जाएगा यहाँ पर? राज्य क्या करेगा? राज्य सबसे पहला काम तो ये करेगा भाई, संसाधनों का डिविड बंटवारा करवा देगा। ठीक है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इस बात का ध्यान रखिएगा भाई संसाधनों का बंटवारा बराबर बराबर हो। ठीक है, और उसके अलावा स्टेट का दूसरा रोल क्या होता है? लॉज, यानी कि कानून। कानून इस प्रकार से बनाए कि क्या हो सके, अंतर विरोध की जो भावनाएं हैं वो कम से कम हो, क्योंकि जितना अंतर विरोध कम होगा उतना स्ट्रगल जो है ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो स्टेट का ये एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। बैलेंस करना पड़ता है डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट। स्टेट का ही रोल होता है कि वो क्या करता है कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस करके चलता है। क्योंकि एनवायरमेंट क्या है, किसी भी सोसाइटी के कल्चर के लिए बहुत आवश्यक होता है। फॉर एग्जांपल कोई सरकार है, वो ये किसी भी देश को आजाद मतलब ये इजाजत नहीं दे सकती कि भाई कोई बात नहीं, आओ भाई साहब आप ये जंगल उंगल सब काट दो, यहाँ पे बिल्डिंग बना दो, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, वहां के लोगों में रोष पैदा हो सकता है। ठीक, और देश तो लोगों का ही है, तो उनके रोष के साथ क्या है, सरकार नहीं चलाई जा सकती। इसीलिए सरकार ये भी नहीं कह सकती भाई नहीं हमको दुनिया में कोई बिल्डिंग चाहिए नहीं, हम तो भैया जंगल में रहेंगे सबके सब, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। तो आपको विकास के बीच में और पर्यावरण के बीच में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये काम किसका होता है? सरकार का होता है। तो गवर्नमेंट का ये रूल रहता है, दो चार है, देख लीजिएगा डिटेल में इसको। अब हम जब बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक आता है वो है आप कह सकते हो कि रिजोल्यूशंस जो होता है, निवारण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, निवारण। निवारण का क्या मतलब होता है भाई, कि कोई समस्या है उस समस्या को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो समस्या को सॉल्व कर देना मतलब कह सकते हैं कि सॉल्व करना क्या होता है। कोई आपसे पूछे निवारण का मतलब क्या होता है, तो किसी भी संघर्ष की स्थिति, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी में दोनों पक्षों से बातचीत करना और जो समस्या है उसको समाधान निकालना, उसका इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निवारण करते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो निवारण जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, निवारण किसी समस्या का दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये है कि भाई सजा दे करके। निवारण के कितने तरीके होते हैं? एक होता है भाई दंड के द्वारा, और दूसरा हो जाता है अपना इनकार के द्वारा। इनकार के द्वारा। ठीक है, समस्या का समाधान इन दो तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब इराक ने खाड़ी युद्ध के दौरान इराक ने अटैक कर दिया कुवैत के ऊपर, जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया तो इराक को दुनिया ने बहुत समझाया कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, वापस अपनी आर्मी लो, लेकिन इराक वाले लग गए कि नहीं भाई इतिहास काल में पहले ये हिस्सा हमारे देश का हुआ करता था तो आज भी हमारा ही होना चाहिए, पुरानी इतिहास परंपरा है। बहुत समझाया नहीं माने, समस्या क्रिएट हुई। तो रिजोल्यूशन है, निवारण कैसे किया गया? अटैक किया गया सीधा उसके ऊपर। ठीक है, जब अटैक किया गया तो क्या किया, तो एक तरीके से हमने ये जो अपना पहला तरीका सीखा है सजा के द्वारा न्याय, सजा के द्वारा क्या किया? निवारण कर दिया। फिर अटैक हुआ तो बाद में छोड़ छाड़ करके भाग गए अपना कुवैत को। तो ये सजा के द्वारा आपने क्या किया? तो निवारण कर दिया समस्या का।
ऐसे ही आप रशिया यूक्रेन वॉर में देखिए कि जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया के ऊपर अटैक तो खैर कोई दूसरा करेगा नहीं कंट्री, उसको थोड़ी मरना है, यूक्रेन का हाल तो देख ही रहा है। लेकिन इन्हें यहाँ पे इनकार द्वारा क्या किया गया, निवारण किया गया। लोग चाहते रशिया इस वॉर को रोके, तो रोकने का तरीका क्या निकाला गया, तो बैन लगा देंगे भाई, हमारा कोई सामान नहीं बिकेगा वहां पर, आर्थिक गतिविधियां बैन कर दी जाएगी, कोई आपका तेल नहीं खरीदेगा। ऐसे बीसों इनकार द्वारा भी निवारण किया जा सकता है, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है निवारण कोई भी कर सकता है, निवारण करने के लिए ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। निवारण की क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इफेक्टिवनेस अगर निवारण में आप चाहते हो कि रिजोल्यूशन में आए, तो आपके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी, क्षमता जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि संचार बहुत जबरदस्त होना चाहिए, तभी आप निवारण कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। ये तीन बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी दो लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो अगर जो तीसरा व्यक्ति आया है उसके पास ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन में वॉर हो जाए, पाकिस्तान वाले जाके बोलते कि भाई काम करते हम निवारण करवा देंगे, कोई की बात सुनेगा, दो रैप्टे और लाए भागो यहाँ से, बुलाया बुलाया किसी ने नहीं, बिना मतलब आ गए, तो ये समस्या आ जाएगी। ठीक है, दरअसल में जो निवारण करवाता है जो व्यक्ति, उसके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए, योग्यता उसके अंदर ये होनी चाहिए कि हाँ वो एक काम करवाने की योग्यता रखता है, स्वीकार करे दोनों पक्ष उसको। संचार बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि हाँ आपसे बात करना चाहे लोग। ठीक है, दूसरा क्रेडिबिलिटी, जब किसी समस्याओं के बीच में क्या होता है, किसी एक को जज बनाया जाता है जब कि हाँ भाई आप बात सुनो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, लोग ये दोनों मान के चल रहे हो, दोनों पक्ष ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये बंदा जो फैसला लेगा सही फैसला लेगा, और दोनों को इस बात का भरोसा होता है, तो क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो निवारण मैंने बताया आपको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी तरीके से कर रहा है, उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सात तीनों तीनों प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपसे कई बार युद्धों के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कि युद्ध क्या होते हैं भाई, युद्ध क्या होते हैं, युद्ध कैसे होते हैं। ठीक, एक सेकंड, तो आपसे युद्ध के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो युद्ध के बारे में आपसे क्या पूछेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा जाता है वो है क्रांतिकारी युद्ध। ठीक है, रिवोल्यूशनरी वॉर यानी कि क्रांतिकारी युद्ध। क्या होता है भाई क्रांतिकारी युद्ध, क्रांतिकारी युद्ध का अर्थ ये होता है कि जब लड़ाई किसी स्पेशल चीज से, मतलब उसका एक टारगेट होता है, जब आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है उसे कहते हैं क्रांतिकारी युद्ध। तो क्रांतिकारी युद्ध जो होता है ना, उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। क्रांतिकारी युद्ध का सबसे पहला जो कारण होता है वो क्या होता है, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वैचारिक प्रेरणा, वैचारिक प्रेरणा। तो कभी भी जब होगा तो आमतौर पे उसके पास एक स्ट्रांग वैचारिक प्रेरणा होती है। ठीक है, सामूहिक लामबंदी होती है इसके अंदर। दूसरी बात क्या होती है, सामूहिक लामबंदी, सामूहिक लामबंदी होती है। तीसरी इसके अंदर क्या होता है, गुरीला वॉर होता है इसके अंदर। को मैंने गुरगिला लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, माफ कर देना, गुरीला वॉर। ठीक है, चौथी जो बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो कौन सी है,
एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। पांचवा जो इसके अंदर होता है वो क्या इंपॉर्टेंट है, पांचवा इसके अंदर जरूरी है दमन या विद्रोह। विद्रोह की जो भावना है ये होनी बहुत जरूरी है और दबाने का कोशिश किया जाएगा हमेशा, ठीक है। और बड़े लॉन्ग होते हैं, ठीक है। सेवंथ जो कह सकते हो कि आ, ये चेंज चाहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये किसी भी अगर रिवोल्यूशनरी वॉर कहीं पर हो रही है, क्रांतिकारी लड़ाई कहीं पर हो रही है, तो उसमें ये सारे चेंज आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पहली बात तो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन होता है, कोई एक वैचारिक प्रेरणा जरूर रहेगी उसके पीछे। जैसे कि आप देखोगे कि जो कम्युनिस्ट युद्ध हुए, जहां पर भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की लड़ाई हुई, चाहे वो माओ जेडोंग ने की हो, लेनिन ने की हो, ठीक है। जब भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की लड़ाई हुई तो उसके पीछे एक वैचारिक प्रेरणा है, भाई हमको इस प्रकार के समाज की स्थापना करनी है, ठीक है। तो जब भी गुरिल्ला वॉर होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल पावर रहेगी। ऐसे नहीं लोग मुंह उठा के आगे लड़ाई करने के लिए, वो बड़े ही बंधे होते हैं किसी एक विचार के प्रति। दूसरा होता है सामूहिक लामबंदी। सामूहिक लामबंदी का मतलब क्या होता है, सारे के सारे ग्रुप्स मिल करके, सारे के सारे लोग मिल करके किसी एक चीज के लिए लामबंद हो जाते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने ये वाला काम तो होना ही चाहिए। तो अगर लोगों ने सोच लिया कि ये काम तो होना ही चाहिए तो फिर वो काम अवश्य होगा। गुरिल्ला वॉर, आमतौर पे जब रिवोल्यूशनरी वॉर कहीं पर की जाती है तो क्या होता है, वहां पर गुरिल्ला वॉर्स का यूज किया था बहुत ज्यादा। आपने देखा है अफगानिस्तान वगैरह में, तो अफगानिस्तान वगैरह में या वियतनाम में जो हुआ, तो अमेरिकन आर्मी के खिलाफ जब ये लोग लड़ने लग गए, चाहे अफगानिस्तान के लोग हो या फिर वियतनाम के लोग हो, तो बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी से तो बंधे हुए थे कि भाई ये काम हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये लोग गुरिल्ला वॉर किया करते हैं। गुरिल्ला वॉर का मतलब क्या होता है, छापामार युद्ध कहते हैं हिंदी में से। मतलब अचानक से दुश्मन के ऊपर अटैक करना, तहस नहस करके तुरंत भाग जाना वहां से, ठीक है। तो ये गुरिल्ला वॉर मतलब बड़ी फेमस है वर्ल्ड में। शिवाजी ने इसकी शुरुआत की थी, वो करते थे छापा मार युद्ध, ठीक है। बहुत छोटी सी आर्मी लेके बड़ी बड़ी आर्मी के ऊपर अचानक ऐसे अटैक कर दिया करते थे, बेचारे उससे पहले संभल पाए, उससे पहले मार पीट के बराबर। दूसरा होता है एक्सटर्नल सपोर्ट। जब भी कभी इस तरह का कोई आइडियोलॉजिकल युद्ध लड़ा जाता है तो कोई ना कोई समर्थन और विरोध जरूर होता है। तो हम लोग समर्थन को देखेंगे, जैसे कि मान लो कि कहीं पर भी कोई इस्लामिक लड़ाई है, अभी हमास और इजराइल की आपने जंग देखी, हमास के सपोर्ट में लगभग लगभग दुनिया के सारे मुस्लिम नेशंस आगे खड़े हो गए, ठीक है। क्यों खड़े हो गए आकर के, क्योंकि उनके पास एक वैचारिक प्रेरणा है कि भाई ये मुस्लिम कंट्री है तो भाई इसके साथ हमको खड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक। दूसरा ये है कि भाई विद्रोह का भाव जरूर होता है। जहां पर भी रिवोल्यूशनरी वॉर हो रही है तो इसका मतलब वहां विद्रोह हुआ है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी वॉर विद्रोह होने के बाद ही होता है, मतलब कोई एक व्यवस्था है, वहां पर एक वॉर शुरू हो जाए अचानक से, इसका मतलब कुछ लोग वहां पे क्या हो गए, खिलाफ हो गए आपके। और ये बहुत लंबे चलते हैं, बहुत बहुत लंबे चलते हैं। अफगानिस्तान में पता नहीं कब से उसे ग्रेवयार्ड कहा जाता है, उसको एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड। इतने साल रशिया के अंडर में रहा, फिर मार के रशिया वालों को भगाया तालिबानियों ने, फिर उसका तालिबान का कब्जा रहा लंबे समय तक, फिर अमेरिका वाले आ गए, फिर अमेरिका वालों को भी मार के भगाया तालिबानियों ने। तो बहुत एक लंबे समय अवधि तक क्या हुआ है, सब कुछ चलता रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है, चेंज आता है। ये अल्टीमेटली ये किसके लड़ाई कर रहे हैं, एक चेंज की लड़ाई करते हैं। कहते हैं कि हाँ भाई ये बदलाव आना चाहिए, तो बदलाव की लड़ाई को एक्चुअली में लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं तो जो और क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, वो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपने वर्ड सुना होगा मध्यस्थता, मीडिएशन, ठीक है। कोई मीडिएटर बन गया, दो लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कोई व्यक्ति जाके मीडिएटर बन गया, तो मध्यस्थता जो है, आप ये समझ लो कि अब मध्यस्थता क्या होती है कि एक तरीका है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं, ठीक है। जैसे आपने तो बड़े बड़े देखे होंगे कि भाई बड़े बड़े, मैं अगर कुछ बड़े कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं तो एक, अगर आपने सुना अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, अगर आपने कभी सुना हो तो, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड के अंदर क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को और यूएई इन दोनों को इसमें दोस्ती करा दी। अब यूएई बिल्कुल अपने आप को इसराइल का कट्टर दुश्मन मानता था। उसका मानना था कि वी आर अ इस्लामिक नेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू अपोज द इसराइल एग्जिस्टेंस।
ठीक है, मानता तक नहीं था कि इजराइल जैसा कोई देश है दुनिया में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई एक ही जगह रहना है, कब तक लड़ाई करके रहोगे, तो आओ दोस्ती करा देता हूँ। तो अब्राहम अकॉर्ड कराया गया फिर उनके बीच में। ठीक, तो ये होता है मीडिएशन, इसे कहते हैं मीडिएशन करवाना। अब जो मीडिएशन करवाता है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। मध्यस्थता की क्या होती है, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। पहले क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पहली होनी चाहिए कि भाई लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो थोड़ा सा लचीलापन होके लेके चलना चाहिए कि भाई कुछ तुम्हारी बात मान लेंगे, कुछ तुम, ये नहीं कि दो लोगों को बिठाया, मैं बोल रहा हूँ तुम ये मानो, मैं बोल रहा हूँ तुम, कभी नहीं होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे तो कभी रिजोल्यूशन आएगा ही नहीं, वो बंदा मीडिएटर नहीं होगा, तो लचीलापन रखना पड़ता है बातों के अंदर। ठीक है, दूसरा जो है विशेषज्ञता होनी चाहिए। विशेषज्ञता होनी चाहिए। विशेषज्ञता का मतलब स्पेशलाइज्ड हो, जो बंदा आया है मीडिएशन करवाने के लिए उसकी खुद की भी क्रेडिबिलिटी हो, इस मामले का एक्सपर्ट हो वो। ठीक है, तीसरा है तटस्थता। तटस्थता का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी साइड ना ले ले, किसी एक बंदे के पक्ष में ना चले, निष्पक्ष होना चाहिए मतलब। ठीक है, तटस्थ रहे विषय के ऊपर। इसके बाद होना चाहिए गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब दो लोग जब एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, वो एज आ मीडिएटर बात कर रहा है, वहां की बात ऐसा ना हो यहाँ वहां बात करके आया फिर बता रहा है सबको कि अरे ये तो ऐसे ऐसे बोला वहां पे। सीक्रेट रखना चाहिए। ठीक है, बातों को सीक्रेट रखना चाहिए। ठीक है, और रिश्तों का संरक्षण करना उसको आना चाहिए। जो बंदा मध्यस्थता करे उसके संबंध ऐसे हो कि भाई दोनों से काफी अच्छे हो, दोनों उसका सम्मान करते हो कि हाँ भाई ये बंदा बोल रहा है, चलो इसकी बात मान लेते हैं, इसके ऊपर भरोसा है इस व्यक्ति के ऊपर। ये जब तक गुण नहीं होंगे तब तक क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति मध्यस्थता करने के लिए योग्य नहीं हो पाएगा, या करेगा भी तो उसकी मध्यस्थता क्या हो जाएगी, मान्य नहीं कहलाएगी। समझ में आ गई आपको बात? चलो, इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हथियार और निशस्त्रीकरण के लिए क्या क्या किया गया। ठीक है, अब सब आप लोग जानते हो कि भाई निशस्त्रीकरण, ये कई वीडियोस में पढ़ाया जा चुका है। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण क्या होता है भाई? निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि हम ऐसा लेते हैं दुनिया को कि दुनिया से हथियार खत्म हो जाए। ठीक है, निशस्त्रीकरण का ये मतलब होता है कि दुनिया से हथियारों का जो जखीरा बन रखा है ये खत्म करना। तो कैसे खत्म होगा दुनिया से हथियारों का जखीरा? खत्म इस प्रकार से होगा कि भाई सब दुनिया के लोगों को साथ आना पड़ेगा। ठीक है, और आपस में एक दूसरे को भरोसा दिलाना पड़ेगा। ठीक है, हम एक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति हथियार क्यों रखता है? सुरक्षा की भावना से या तो आक्रमण की भावना से। हथियार रखने वाले के दो ही मकसद हैं, या तो उसे किसी पे हमला करना है या तो किसी हमले से बचना है। तो ये निशस्त्र, ये जो भावनाएं हैं ये कब आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब कोई ना कोई देश आशंकित है ना कि या तो हमारे ऊपर कोई अटैक कर देगा या फिर हमें किसी पे अटैक करना है। तो ये भावनाएं समाज से मिटानी पड़ेगी, दुनिया से मिटानी पड़ेगी, तब जाके निशस्त्रीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। एनपीटी आपने नाम सुना होगा, सीटीबीटी आपने नाम सुना होगा, आपने सॉल्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये कई सारे प्रयास हैं जो दुनिया में किए गए हैं लगातार, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, निशस्त्रीकरण के अंदर तो ये सारे प्रयास किए, इनको डिटेल में समझाया हुआ है। आप बाकी नोट्स डाउनलोड कर लोगे तो आपको वहां से मिल भी जाएगा निशस्त्रीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संघर्ष के समाधान के लिए न्यायिक जो तरीके होते हैं, जुडिशियल तरीके होते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो भाई कोई मीडिएटर ही आएगा, कई बार कुछ जुडिशियल तरीके भी अपनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? कुछ जुडिशियल तरीके भी अपना लिए जाते हैं। जैसे कि जुडिशियल मेथड ऑन रिजोल्यूशन। ठीक है, कि भाई
रिजॉल्व करना है कुछ मैटर को, तो उसके लिए जुडिशियल तरीके भी होते हैं। कई बार हमें भी आपस में कभी लड़ाई झगड़ा होता होगा तो हम कहते हैं भाई कोर्ट में देखूंगा तुझको, ठीक है, तो एक बात निकल जाती है कई बार जुबान से। तो क्यों जरूरी होता है जुडिशियल मेथड, क्यों जरूरी हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट? देखो कई सारी बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो इसमें क्या होता है कि एक आपको मंच मिल पाता है जहां पर आप अपनी बात रख पाते हो, ठीक है, एक जगह मिलता है, प्लेटफॉर्म कह सकते हो, जहां पर अपनी बात आप निष्पक्ष तरीके से रखोगे और वहां आपकी बातों को सुना जाएगा, आपके तर्कों को सुना जाएगा, ठीक है। ऑल्दो चाहे आप घोषित अपराधी हो, आपको पूरा जमाना ये मानता हो कि हाँ भाई ये कन्विक्टेड है, ये गिल्टी है, लेकिन कोर्ट या फिर अदालत एक ऐसी जगह बन जाती है जहां पर आपको अपनी बात रखने का फिर भी अवसर मिलता है, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू लॉ वर्क होता है, ठीक है, कानून के हिसाब से काम किया जाएगा, ठीक है। कोई खाप पंचायत नहीं है कि भाई किसी को मन किया ज्यादा कर दिया, किसी को मन किया तो कम कर दिया, ऐसा हिसाब किताब नहीं रहेगा। कानून के हिसाब से काम किया जाएगा, ठीक है, जैसा कानून कहता होगा उस पर्टिकुलर केस के अंदर वैसा काम किया जाएगा। अगली जो चीज आती है इसके अंदर, निष्पक्षता होती है इसके अंदर, अनबायस होता है बिल्कुल, किसी की साइड नहीं ली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। चौथा जो होता है वो क्या होता है, कंपल्सरी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग जुडिशियल मेथड अपनाते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, जैसे कि मान लो हम दो लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, हमने किसी तीसरे पर्सन को बुला दिया, उसने कुछ बातचीत करा दी, सुलह करा दी, फिर हम लोग घर चले गए, बाद में फिर लड़ाई हो गई, ठीक है। तो अब शुरू में कोई गारंटी नहीं होती कि मीडिएशन ने कोई काम कर दिया तो वो काम अब हो ही गया, लेकिन जुडिशियल तरीका ऐसा है कि अगर दो लोगों में कोई बात हुई और जज ने फैसला सुना दिया कि भाई ये काम होना चाहिए, फिर तो बेटा वो काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं उससे बच के जाने का, ठीक है। तो बचने का तरीका बिल्कुल वहां पर नहीं है, ओके। और निर्णय जो होता है सार्वजनिक हो जाता है, पब्लिक निर्णय रहता है, ऐसा इसमें क्या हो जाएगा कि सबको पता लग जाएगा, अच्छा ये फैसला हो गया इस मामले के ऊपर। मीडिएशन में कई बार बातों को सीक्रेट रखा जाता है, अंदर अंदर कुछ डील कर ली जाती है, लेकिन जो ये होता है जुडिशियल मेथड होता है ये बिल्कुल सबके सामने आ जाता है कि अच्छा ये काम तो करना ही है भाई, ताकि बाद में कल को कोई पलट ना सके, भाई हमने तो ऐसा नहीं किया था, हमने तो वैसा नहीं किया था, ये सारी बातें आ पाए, ठीक है। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है नकारात्मक और सकारात्मक शांति। आपको पता होना चाहिए, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस। पॉजिटिव और नेगेटिव पीस क्या होती है, कैसे होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पीस कैसे काम करती है, तो भाई कैसे काम करती है, ये काम ऐसे करती है कि देखो जो पॉजिटिव पीस होती है वो क्या होती है और जो नेगेटिव पीस होती है वो क्या होती है। पॉजिटिव पीस का ये मतलब होता है सकारात्मक शांति का। तो जैसे मान लो कि कहीं पे अशांति है, हिंसा है, तो नेगेटिव पीस तो बस मामला रफा दफा कर देती है, ठीक है। जैसे मान लो दो कम्युनिटी हो, दोनों में लड़ाई हो गई, अब जब लड़ाई हो गई दोनों के अंदर तो क्या होगा, लेट्स पुलिस आ गई, पुलिस ने वहां बैरिकेड वगैरह लगा दिए, पुलिस फोर्स, इसको वहां भेज दिया अपने घर जाओ, इसको भेज दिया अपने घर जाओ, ये होता है नेगेटिव तरीका, नेगेटिव पीस। अब शांति तो हो गई, सब लोग चले गए, लेकिन ये नेगेटिव पीस है, क्योंकि दोनों के मनों में जो है वो क्या है, अपने अपने द्वेष अभी भी स्थापित हो रखे हैं, तो कभी भी दोबारा निकल के आ सकते हैं, कभी भी दोबारा हिंसा का रूप ले सकते हैं। यानी कि नेगेटिव पीस क्या करता है, पीस लेके तो आता है लेकिन वो पीस टेम्परेरी होती है, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव पीस है वो क्या करती है, पॉजिटिव पीस बेसिकली उन फैक्ट्स के ऊपर बात करती है, उन डाटा और के बात की बात करेगी कि हाँ भाई कौन कौन सी कारण थे जिसकी वजह से ये दंगा फसाद सब कुछ हुआ, ठीक है। और उन कारण को समझ के उस कारण को खत्म कर दे, ताकि दोबारा क्या हो सके, दोबारा वहां पर कभी भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना जनरेट हो सके। तो उसे कहते हैं पॉजिटिव पीस, जहां पर क्या किया जाता है, हिंसा के या वॉयलेंस के रूट कॉज को देखा जाता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव पीस। और जहां पर केवल जस्ट वॉयलेंस को खत्म कर दिया जाता है अपर लेवल पे, उसे कहते हैं हम क्या, नेगेटिव पीस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तो युद्ध के संचालन के बारे में आपने एक सुना होगा वर्ड, न्यायपूर्ण युद्ध, न्यायपूर्ण युद्ध, ठीक है। युद्ध भी क्या होता है, कई बार न्याय
न्यायपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कई बार वॉर में जाना बड़ा जरूरी है, जंग ही बड़ी जरूरी हो जाती है। ठीक है, न्यायपूर्ण युद्ध मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन बन गई कि भाई अब युद्ध में जाए बिना रहा ही नहीं जा सकता। तो जब युद्ध में हम जाते हैं न्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो इसको दो प्रिंसिपल्स हैं इससे रिलेटेड। आपने नाम सुने होंगे, कई बुक देखी होगी तो, जस एंड बेलम। जस एंड बेलम। ठीक है, और दूसरा जो आपका आता है जस इन बेलो। जस इन बेलो। ठीक है, जस इन बेलो का मतलब क्या होता है, युद्ध संचालन में न्याय। ठीक है, और जस इन बेलो क्या होता है, युद्ध में जाने में न्याय। ठीक, तो भाई न्यायपूर्ण युद्ध के दो टाइप होते हैं, जस एंड बेलम और जस इन बेलो। तो इसका मतलब क्या, देखो बेलो का मतलब या बेलम का मतलब युद्ध होता है। ठीक है, तो जस्टिस, कई बार ऐसा होता है भाई लड़ाई में जाना ही बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि अब हमास ने अटैक कर दिया अचानक से इसराइल के ऊपर। ठीक है, तो इसराइल के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। वहां अगर जस्टिस चाहिए तो उसके लिए बहुत कंपलसरी हो गया था कि भाई अब वॉर में जाना ही पड़ेगा, वॉर में जाए बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो वो जस एंड बेलम की कंडीशन क्रिएट हो गई थी, युद्ध में जाना ही इस वक्त न्याय हो गया था। जस इन बेलो का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब एक बार युद्ध में चला गया बंदा, तो युद्ध के टाइम पर भी वो न्याय का ध्यान रखता है, ध्यान रखता है किसी आम जनमानस के जान माल का नुकसान ना होने पाए उसको। ठीक है, किसी निर्दोष का नरसंहार ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इन हॉस्पिटल्स के आम नागरिकों के ऊपर अटैक ना किए जाए, इन सब बातों का ध्यान रखें। इंडिया का आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक बार जब ये उरी वगैरह में अटैक करवा दिया था अपने एजेंटों के जरिए, तो उस वक्त इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में भी हमने क्या किया, जस्ट इन बैलो का ध्यान रखा, हमने एयर स्ट्राइक्स उन्हीं इलाकों में की जहां पर आतंकवादी ठिकाने थे, नॉर्मल जो सिविल एरियाज थे वहां को टारगेट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये होता है कि भाई युद्ध के संचालन में भी न्याय आना चाहिए। ठीक है, जब महाभारत के इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, तो इतने बड़े युद्धों से पहले रूल बन जाते थे कि भाई अच्छा ठीक है, दोनों आएंगे लड़ाई करेंगे, सुबह 5 बजे लड़ाई शुरू कर देंगे भाई, शाम के 5 बजे तक लड़ाई रुक जाएगी। ठीक है, डिनर करेंगे, जाके आराम से सोएंगे वोएंगे, फिर कल दोबारा आगे लड़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये एक बन जाता है, इसे कहते हैं जस्ट इन पहलू। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि जेनेवा कन्वेक्शन है, उस वो भी आता है जैसे इन बैलों के अंदर कि अगर आपने अटैक किया भी कहीं पर, किसी विरोधी पक्ष के सैनिकों वैनिकों को पकड़ लिया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ भाई कि एक जब टाइम उनका बिल्कुल ध्यान रखा जाए उनके ह्यूमन राइट्स का, बाद में उनको छोड़ दिया जाए। इसीलिए आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ 1971 में, तो उनके 90,000 सैनिकों को पकड़ लिया गया था पाकिस्तान के। ठीक है, अगर उस 90,000 सैनिकों को छोड़ा नहीं गया होता तो पाकिस्तान के और भी कई टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, उस देश के अंदर और भी लोग थे, वो अपना देश मांग रहे, सबको लगता कि बांग्लादेश तो मिल ही गया, हम भी अपना बना लेते हैं। लेकिन नहीं, तब जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इंडिया ने उनके 90,000 जो सोल्जर्स थे उनको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं जस्ट इन बेलो, जस्ट इन बेलम, ये सारी बातें जो हैं आती रहती हैं। अब युद्ध के जब हम बात करते हैं, युद्ध के अंदर एक यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। क्या होता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या करता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण दरअसल में आइडियलिस्ट रियलिस्टिक बात करता है कि भाई युद्ध जो है वो क्यों रहा है एक्चुअली में। तो युद्ध के होने के जो कारण है वो बताते हैं कि भाई ये एक रीजन है, इस वजह से क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो वो है यथार्थवाद का रीजन। आपने हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ रखा है, डिटेल में जाके पढ़ लेना। एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं, वो है सीमित युद्ध। सीमित युद्ध, ठीक है, लिमिटेड वॉर कहते हैं इसे। लिमिटेड वॉर का क्या मतलब होता है भाई, लिमिटेड वॉर या सीमित युद्ध का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए बस लड़ाई है, उसका एक रीजन होता है, छोटा रीजन। फिर आपको पता है श्रीलंका के अंदर एक ग्रुप है लिट्टे,
है ना। तो उस लिट्टे ग्रुप ने क्या किया, उसने कहा कि भाई तमिल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं बस हम, ठीक है, तो हमको ये जाफना का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है जाफना का, ये हमको चाहिए। तो ये संघर्ष बहुत लंबा चला, ठीक है। तो उन्होंने कई, राजीव गांधी जी को भी हत्या करी, और श्रीलंका के भी राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी। उनका एक अपना स्पेसिफिक एरिया था और स्पेसिफिक टारगेट था, हमें ये काम ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। तो ऐसे युद्ध जिनका एक सीमित दायरा होता है, सीमित क्षेत्र होता है, सीमित विचार होता है, जैसे भाई आईएसआईएस के आतंकवादी के बारे में सुना होगा। तो आईएसआईएस का युद्ध कोई सीमित युद्ध नहीं, वो कहते हैं कि भाई हम पूरी दुनिया को इस्लामिक बना देंगे, ठीक है, उनका अलग ही चल रहा है बिल्कुल हिसाब किताब। तो ये सीमित युद्ध नहीं है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को टारगेट पे लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे जाफना के जो आतंकवादी हुए, उनका क्या है कि वो बस अपने एक पर्टिकुलर जगह को लेकर के भाई उनका ले दे के लड़ाई है कि भाई ये हमको मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के युद्ध को क्या कहते हैं हम लोग, सीमित युद्ध कहते हैं। तो ये दो चार इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी बातें। और डिटेल में और ज्यादा जानने के लिए, अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो, तो और ज्यादा जानने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आप सब्सक्राइब करके रख लो ताकि वीडियोस आती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डाउनलोड कर लो, पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, अच्छे से डाउनलोड करो, मस्त पढ़ो, एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, ठीक। 2 घंटे का काम है उसे पढ़ने का, 1 घंटे का काम है इस वीडियो को देखने का। 3 घंटे अगर आपने काम कर लिया ये, तो 3 घंटे का पेपर आपका बिल्कुल इतना मस्त जाने वाला है कि आप मतलब सोच नहीं सकते, ठीक है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। शेयर नहीं करते यार तुम लोग, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और शेयर हो नहीं रहा है, तो कर देना प्लीज़, अच्छा लगता है, करके देखो एक बार। तो अगली वीडियो में मिलेंगे बिल्कुल इसी चैनल के ऊपर एक और किसी इंपॉर्टेंट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।